वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह, अध्यक्षा कावा, सभी जोनल हेड्स कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्य हैं, सभी रीजनल कावा हेड्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर में उपस्थित हैं, डॉक्टर अभय चावला, सीआरपीएफ के सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत माह जनवरी 2021 को विषय उच्च शिक्षा के संबंध में व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। कोविड की वजह से वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली ही आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक व उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर भी किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती संगीता सिंह से कि वो आज के इस कार्यक्रम के विषय पर अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय कावा। थैंक यू युवराज। डॉक्टर अभय चावला आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता, कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कावा परिवार के सभी लोग, अधिकारीगण, कार्मिक का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम कावा की वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के 5th टॉपिक उच्च शिक्षा पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यह कल्पना से परे है कि किसी के जीवन को बिना शिक्षा के बदला जा सकता है। अगर हम आज के समाज की तुलना दशकों पहले के समाज से करें तो बदलाव शिक्षा की ताकत के कारण ही है। इस विषय पर मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती और ये एक लंबी प्रक्रिया है। बच्चे की शिक्षा घर से शुरू होती है और यह जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता में विस्तार करना चाहे तो वो कर सकता है। हमें छोटे छोटे कोर्स करके अपनी योग्यता में इजाफा करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए। आजकल ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास हर व्यक्ति कर सकता है। जैसे अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, जर्मन है, संस्कृत है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको कुछ और जानना है, कुछ कुकिंग में जानना है या किसी भी चीज में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप तरह तरह के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। और इससे हमारी सोच और व्यवहार सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है और एक बेहतर व्यक्ति बनने में सहायक होती है और घर का वातावरण भी पॉजिटिव होता है। आज के इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर से वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं इस विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर अभय चावला, एकेडमिशियन एंड ऑथर, और मुझे पूरी आशा है कि हम सभी इनके द्वारा दी गई जानकारियों से लाभान्वित होंगे। नमस्कार, जय हिंद। सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुड़गांव में मौजूद डिप्टी कमांडेंट श्री ज्योति से कि वे आज के विषय पर सीआरपीएफ के विभिन्न क्षेत्रीय कावा केंद्रों तथा अन्य संस्थानों में इस विषय पर आयोजित गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से करें। डिप्टी कमांडेंट श्री ज्योति। गुड इवनिंग टू ऑल। होप युवराज सर आपको मेरी स्लाइड मिल रही है? यस, यू आर ऑडिबल। आपको हमारी स्लाइड मिल रही है? मिल रही है। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल रेस्पेक्टेड ऑडियंस ज्वाइंड हियर। जैसा कि आप सभी को पता है
कि वर्ष 1995 से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संस्था अपने विभिन्न क्षेत्रीय कावा संगठन के साथ सशक्त परिवार सबल राष्ट्र के आधार की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए सदैव सार्थक सहयोग के लिए अग्रसर है। इस संवेदनशील मानवीय उद्देश्यों की सतत परिपूर्ति के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस परिवार कल्याण संस्था द्वारा अनेकों मानवीय पहल पर आगाज किया जाता है, जिसमें सामाजिक सरोकार, HIV एड्स के खतरों से बचाव हेतु जागरूकता अभियान, नशीले पदार्थों एवं दवाओं के सेवन से होने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूकता, प्रौढ़ शिक्षा एवं बच्चों की शिक्षा, नारी सशक्तिकरण एवं महिला संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार पर प्रमुखता से जोर दिया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संस्था द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम की श्रृंखला में मानवीय आयामों के विभिन्न अनेकों महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पहलुओं पर मासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विगत माह स्वास्थ्य ही धन है एवं आत्महत्या की रोकथाम एक सामूहिक जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया गया। इस जनवरी माह के दौरान उच्च शिक्षा पर अनेकों विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी प्रसार आने वाले महीनों में खेलकूद, चरित्र निर्माण एवं उच्च रक्तचाप जैसे संवेदनशील मुद्दाओं पर हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संस्था के विभिन्न कावा संगठनों के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुति के दौरान माध्यम से मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि वर्तमान में उच्च शिक्षा के उद्देश्य बुद्धि और ज्ञान का समुचित विकास, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति, जीवन के उच्च मूल्यों का अधिग्रहण एवं नेतृत्व क्षमता का विकास प्रमुख है। जनवरी माह के दौरान उच्च शिक्षा पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विभिन्न कावा संगठनों के द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें कैरियर काउंसलिंग, व्यवहारिक शिक्षा, कंप्यूटर साक्षरता, कौशल विकास के अवसर, शिक्षा के नए विकल्प की जानकारी आदि की प्रमुखता पर जोर देते हुए कार्यक्रम चलाए गए। उच्च शिक्षा पर विभिन्न क्षेत्रीय कावा संगठनों द्वारा अनेकों कार्यक्रम किए गए, जिनके आपको मैं इस तस्वीरों के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूंगा। ये कुछ तस्वीरें विभिन्न केंद्रीय कावा संगठनों द्वारा, क्षेत्रीय कावा संगठनों द्वारा दिया गया है, जो कि आपके सामने इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के आयाम को परिपूर्ण करने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय कावा संगठनों ने अति उल्लेखनीय योगदान दिया है एवं क्षेत्रीय कावा संगठन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विभिन्न कार्यालयों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार जन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में रह रहे अभिभावक और युवाओं और बच्चों को भी काफी लाभ मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह प्रस्तुतिकरण समाप्त करता हूं और आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए श्री युवराज, उप कमांडेंट वेलफेयर को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद ज्योति। जैसा कि आपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देखा कि हमारे पूरे इंडिया में जितने भी रीजनल कावा सेंटर्स हैं, वहां पे इस तरह के प्रोग्राम को बढ़ चढ़कर हमारे युवा पीढ़ी ने हिस्सा लिया है और उनमें भी ये ललक है कि ऐसी चीजें जो उनको हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई है, उसके प्रति कितनी ललक है उनको जानकारी के लिए। और सारे केंद्रों में जो प्रोग्राम हुए हैं एक साथ उनको दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए अभी तक जितने प्रोग्राम अलग अलग उनको प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ये दिखाया गया है। वक्त जाया न करते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती रीता रावत, पत्नी श्री सतपाल रावत, IG CRPF एकेडमी कादरपुर से, कि वे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अभय चावला का संक्षिप्त परिचय वेबिनार के माध्यम से जुड़े सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं। साथ ही
आज के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी प्रस्तुति व विचार रखने के लिए मुझसे आग्रह करें। श्रीमती रीता मैम। टीचर पुलिस बल परिवार कल्याण संस्था द्वारा उच्च शिक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती संगीता सिंह प्रेसिडेंट कावा, श्रीमती नीलम सिंह मेंटर, सीएससी सदस्य, डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए सभी क्षेत्रीय परिवार कल्याण संस्था और बल के सदस्यों को मैं रीता रावत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में की नोट स्पीकर के रूप में उपस्थित डॉक्टर अभय चावला जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। किसी भी छात्र के लिए उच्च शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की बुनियादी शिक्षा। यह न केवल छात्र को किसी विशेषता के बारे में अधिक जानकारी देता है, बल्कि छात्र को उस विषय की व्यवहारिकता को समझाता है। भारत में उच्च शिक्षा का अर्थ है किसी विशेष विषय के बारे में अधिक सीखना, समझाने की डिग्री। भारत में उच्च शिक्षा विशेष रूप से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डॉक्टरेट जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो छात्रों के व्यवहारिक विकास का काम करते हैं। लेकिन आमतौर पर हम पूरी तरह शिक्षा के मूल हिस्से पे केंद्रित रह जाते हैं और कौशल अधिग्रहण करने पे विचार नहीं कर पाते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली की जड़ें 10वीं कक्षा से शुरू हो जाती हैं और अधिकांश माता पिता अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं, उन्हें बताते हैं उन्हें क्या करना है। साधारण तौर पर अभिभावक अपने बच्चों को साइंस या कॉमर्स लेने की सलाह देते हैं, अंत में आर्ट्स स्ट्रीम को जाने को कहते हैं। कभी कभी ये धाराएं भारत में एक जाति व्यवस्था की तरह महसूस होती है। माता पिता कभी यह समझाने के लिए समय नहीं देते छात्र क्या करना चाहता है, उसका शौक क्या है और किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है। इस पारंपरिक पद्धति में विकसित हुए छात्रों के प्लेसमेंट, जॉब इंटरव्यू के समय स्वॉट का पता नहीं होता। स्वॉट व्यक्तिगत ताकत, कमजोरी, अवसरों को खतरा दर्शाता है। यह किसी भी व्यक्ति को अपनी नकारात्मक सकारात्मक हिस्से की पहचान करने में उस काम करने की प्रेरणा देता है ताकि वे अपना काम बेखूबी से कर सके। कई उच्च संस्थाएं ऐसी नहीं होती, अंततः छात्रों को विफलता का मुंह देखना पड़ता है। कौशल हासिल करना, अपनी ताकत को जानना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केवल डिग्री प्राप्त करने, नौकरी पाने के लिए अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको पूरी तरह कौशल पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपनी ताकत का उपयोग उस चीज में कर सके जो हमारे लिए उपयुक्त है। मैं 19 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक प्रकाशित लेख का जिक्र करूंगी। आशा है आप लोग को भी अच्छा लगेगा। गीता गंगाधर अपने डॉक्टर पिता से प्रभावित होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। अपने बीएससी के दौरान उन्होंने एमबीबीएस में सिलेक्शन काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन कुछ नंबर कम आने के कारण वह उसमें सिलेक्शन नहीं हो सका। दूसरी बार उनके माता पिता ने एमबीबीएस की सिलेक्शन की काउंसलिंग में अटेंड करने को मना कर दिया। गीता गंगाधर बेंगलुरु में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में मास्टर की डिग्री तक की शिक्षा अर्जित किया। शादी के बाद 2011 में गीता के 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। तब उन्होंने एप्लीकेशन इंजीनियर के रूप में 3M मल्टीनेशनल कंपनी में शामिल हुई। क्लिनिकल अनुसंधान गतिविधि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिलहाल 3M वरिष्ठ तकनीक प्रबंधक हैं, स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान एवं विकास टीम की एक सक्रिय सदस्य हैं। क्लिनिकल छात्रों की क्षमता बढ़ाने में प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन में डिजाइन करने लगी हुई हैं। गीता भी एक ऐसे आम परिवार से आती है जहां महिला को शिक्षित होती है, लेकिन कैरियर की बजाय शादी में जीवन में ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन जब इसके बावजूद भी गीता ने एक ऐसे पेशे में अपनी पहचान बनाई जहां महिला का योगदान बहुत ज्यादा इस मुकाम में हासिल करने कौशल तथा अभिभावक परिवार का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। जैसा कि हम सभी भाली भांति जानते हैं, लगभग सभी क्षेत्र लगातार विकसित हो रहे हैं। प्रतिस्पर्धा को बढ़त बनाने रखने के लिए लगातार कौशल हासिल करने के लिए भविष्य की तैयारी करने की आवश्यकता होती है। अतः उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक और कौशल आधारित ध्यान केंद्रित करना काफी महत्वपूर्ण है और इससे छात्र से अभिभावक और संस्थाओं में बेहतर सहयोग और समन्वय का हासिल किया जा सकता है। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर चावला का संक्षिप्त परिचय बताना चाहूंगी। डॉक्टर चावला ने IIT BHU से बनारस में इलेक्ट्रॉन एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। स्नातक की पढ़ाई उपरांत आपने IT में अपना कैरियर शुरू किया है।
लगभग एक दशक तक विभिन्न कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम किया है। आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जन संस्थान पीएचडी की है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से होने के कारण आईटी सेक्टर को छोड़ के आपने वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय जन संस्था दिल्ली में प्रोफेसर हैं। आपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के साथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में लेखन का कार्य किया है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है। विभिन्न पत्रिकाओं, वेबसाइट में अपने विषय पर लेखन का कार्य करा है। हाल ही में न्यू मीडिया ऑनलाइन पत्रकारिता में आपने पाठ्यपुस्तक फ्री सन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है, जो अत्यंत लोकप्रिय है। अब मैं डॉक्टर चावला जी से आज के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने इच्छुक है। आपको तरीका सिलेबस तरीका बताइए कैसे ये आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें। ओके, ओके। मिसेस संगीता सिंह, मिसेस नीलम सिंह, मिसेस रीता रावत और कावा के बाकी सदस्य जो यहाँ बैठे हैं कादरपुर में और देश भर से मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ इतनी ऑगस्ट गैदरिंग में इतने लोगों के बीच में। तो आज जो मैं विषय पे बात कर रहा हूँ, उच्च शिक्षा और अध्ययन के नए क्षेत्र, इसमें दो तीन चीजें जो अहम होती है। सबसे पहला सवाल ये होता है क्यों। आज एक बच्चा जब देखता है, इनफैक्ट आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। इनफैक्ट क्लासरूम में जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स उसी नॉलेज को एक्सेस कर रहे हैं जो आज मैं एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आज स्टूडेंट को भी वही पता है जो मुझे पता है, बल्कि आज स्टूडेंट को ज्यादा पता होगा फॉर अ सिंपल रीजन, वो सोशल मीडिया के साथ एंगेज कर रहा है और वो एक सवाल पूछता है। और बहुत हद तक मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स असक्षम रहते हैं इस सवाल को जवाब देने में। तो मैंने कहा शुरू करेंगे क्यों से, और उसके बाद कब, कहां और कैसे। तो दो तीन ये सवाल किएंगे। और उसके अलावा क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं, हम ये भी देखेंगे कि कैसे उच्च शिक्षा खुद एक बदलाव में आई है। तो चालू करते हैं। ओके। ज्यादातर पेरेंट्स अभी भी, मैं स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, लॉट्स ऑफ पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, ज्यादातर पेरेंट्स अभी भी ये देखते हैं कि उच्च शिक्षा एक बेहतर नौकरी के लिए ली जाती है। और अगर मैं एक बच्चे को या स्टूडेंट को समझाऊं कि वो स्वाभिमान और गरिमा के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वे ऑफ नेगोशिएशन होता है बच्चों के साथ। क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है कि नौकरियां नहीं मिल रही, मैं उच्च शिक्षा के बाद क्या करूंगा, कैसे करूंगा, स्वाभिमान और गरिमा, ज्ञान और ऑफ कोर्स नौकरी, बिकॉज नौकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और हमने देखा है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, नौकरी मिलना आसान होता है। ओके, टिपिकली उच्च शिक्षा हाई स्कूल जैसे बात हुई है, हाई स्कूल के बाद कॉलेजों, विश्वविद्यालय, पेशेवर स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। अभी तक हमारा मानना यह था कि एक फॉर्मल वे में एजुकेशन होती है। ओके, 12 साल के प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद ओके, आई थिंक हाँ, ये फॉरवर्ड। ओके,
तो एक ये फ्लो चार्ट बनाया है, ये आसानी से समझा सकता है। जैसे 10th के बाद आज एक ऑल्टरनेट लाइन है वोकेशनल की, उसके बाद एक सेकेंडरी के बाद पॉलिटेक्निक की लाइन है। इनफैक्ट ये ब्रांच आउट हो जाती है, और अगर आप देखेंगे बड़ी साधारण तरीके से समझाता है कि हम कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बट ये एक कन्वेंशनल मॉडल है। मैं इनफैक्ट एज ये प्रेजेंटेशन में आपको ये दिखाऊंगा कि आजकल 21वीं सदी में इंटरनेट के होने से एक अनकन्वेंशनल मॉडल भी उभर रहा है। यहां मैं एक डिस्क्लेमर या वर्ड ऑफ कॉशन जरूर दूंगा। इंटरनेट में हर चीज जो दिखाई और पढ़ाई जाती है वो सत्य पॉसिबली नहीं होती। जैसे हर चीज जो आपके व्हाट्सएप में आती है वो हर समय सही नहीं होती। तो हर पेरेंट को ये बहुत जरूरी है और हर स्टूडेंट को ये बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पे जो भी चीज नजर आए या पढ़ा हो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। किसी और क्रॉस वेरीफाई ये नहीं कि अगर एक स्टूडेंट है तो अपने एक दोस्त से जिसने वही इंटरनेट में पढ़ा होगा उससे नहीं क्रॉस वेरीफाई। हर समय किसी और या तो वयस्क से, किसी टीचर से, किसी काउंसलर से बहुत जरूरी है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो ये एक कन्वेंशनल तरीका है। ओके, ओके, हमें सबको फॉर्मल थ्रू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के माध्यम से सबको समझ में आता है। एक सेकेंड मॉडल जो अभी काफी लोगों को समझ आता है, एक डिस्टेंस एजुकेशन का मॉडल। डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन, उसका मॉडल समझ में आता है। इंटरनेट के माध्यम से एक नया माध्यम ओपन अप हुआ है जिसका नाम है मूक, बड़े पैमाने पे खुला ऑनलाइन कोर्स। और मूक के जरिए आज आप विभिन्न कोर्सों को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कर सकते हैं। मूक में मुफ्त के कोर्सेज भी हैं, मुफ्त में पेड कोर्सेज भी हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों को काफी जैसे परिस्थितियों के हिसाब से कोई उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता एक समय में, कोई भी कारण हो सकता है, वो बाद में भी वो उच्च शिक्षा आज मूक के जरिए प्राप्त कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन और मूक के जरिए वो प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास है वोकेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा, प्रैक्टिकल कोर्सेस। इनफैक्ट आज आप जैसे इंटरनेट के जरिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो गया है कि अब जिम्मेदारी काफी हद तक आप पे आ गई है कि आप कैसा कोर्स करना चाहते हैं, कहां से करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, और आप फ्री करना चाहते हैं, पेड कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप में ये क्षमता है कि आपके पास टाइम है और आपके अंदर एक जुनून है उच्च शिक्षा के लिए, तो आज ये जरिए काफी बढ़ गए हैं जो ये पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे दिल्ली में रहने वाले लोगों को आसानी थी, छोटे टाउन्स, बी क्लास सिटीज, गांव में लोगों को ये आसानी नहीं थी, दिल्ली आना एक्सपेंसिव होता था। आज अगर एक इंटरनेट का फैसिलिटी है और एक लैपटॉप या स्मार्टफोन का माध्यम है तो आप बैठे ओपन कोर्स ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया ये मूक कोर्स का। अगर मैं एक सर्च करता हूं इंटरनेट पे और कहता हूं मूक कोर्स, इसीलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस वेरीफाई करने का। तो जैसे मैं मूक कोर्स के लिए सर्च करता हूं बड़े पैमाने पे खुला ऑनलाइन कोर्स पे, ऐसा मुझे एक स्क्रीन मिलता है। और इस स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, मैं इसमें कौन से वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जो कोर्सेज ऑफर करते हैं वो भी मैं देख सकता हूं। कोर्सेरा है, फ्यूचर सॉफ्ट है, EDX है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मुझे ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। ये टिपिकली आज मैं अगर अपनी एक कहीं जाना चाहूं और ट्रेन में बुकिंग करना चाहूं, IRCTC के माध्यम से मैं ये डिसाइड कर सकता हूं मैं कौन सी ट्रेन लेना चाहता हूं, कब जाना चाहता हूं, कौन सा कैटेगरी लेना चाहता हूं, कौन सी बर्थ लेना चाहता हूं, कौन से तरह का खाना लेना चाहता हूं और कैसे पेमेंट करना चाहता हूं। वैसे ये टिपिकली।
और इसके अलावा मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहता हूँ, ब्रिटिश काउंसिल से करना चाहता हूँ। और अब इंटरनेट के जरिए मैं दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी जो ये कोर्सेज ऑफर कर रही हैं उनसे ये कोर्स कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये कोर्सेज एज सर्टिफिकेट्स हैं, ये कोर्सेज एज डिप्लोमा हैं, ये कोर्सेज एज डिग्रीज आजकल मिल रही हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे घर में मैं इस परिस्थिति में हूं कि मैं उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका। आज मैं चाहता हूं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करूं। जैसे मिसेस रावत ने वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिया था कि बाद में, आज मेरे पास टाइम है, मैं करना चाहता हूं, मैं एक डिग्री यहां से ले सकता हूं। मैं कौन सा कोर्स करना चाहता हूं। और काफी बार पेरेंट्स को, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या कोर्स लूं, मैं किस चीज में अच्छा हूं। तो इस चीजों से मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं कि वाकई मैं किस चीज में अच्छा हूं। एक बहुत जरूरी चीज जो अभी देश में जिसकी कमी है, इस काउंसलर्स, कैरियर काउंसलर जो गाइड कर सके पेरेंट्स को, बच्चों को, कि किस तरह का उनका एप्टीट्यूड है, किस चीजों में उनका एप्टीट्यूड है। वो अभी भी नहीं हो रहा, हमारे पास काफी डेफिशिएंसी है। बट इस वे में मैं ट्राई कर सकता हूं कि मैं कंप्यूटर्स में जाना चाहता हूं, साइंस लेना चाहता हूं, ह्यूमैनिटीज लेना चाहता हूं, एक कोर्स कर लेता हूं मैं फ्री का, देखता हूं कि मैं कैसे उसमें कर सकता हूं या नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वयं एक भारतीय संस्था है जो ये ऐसे कोर्स ऑफर करती है। अगर आप इसको देखेंगे, ये 9 वीक का कोर्स है। हर वीक का उन्होंने सिलेबस दिया है, टीचर का फोटो दिया है, टीचर का नाम दिया है। आप एनरोल कर सकते हो, आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, अपनी मर्जी से आप शाम को ये कर सकते हो। फॉर्मल और मूक के अंदर फर्क ये है, फॉर्मल में आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है यूनिवर्सिटी जा रहा, जहां आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी उस टाइम पे। मूक के अंदर आप जब आपके पास टाइम हो, एक हफ्ते में आप वो लेसन कर सकते हो, एग्जामिनेशन दे सकते हो और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। और ये वैलिड, आजकल एक्सेप्टेबल है कि आपने ये सर्टिफिकेट किया या ये कोर्स किया। जैसे आप न्यूट्रिशन में कोर्स करना चाहते हो, वे भी विभिन्न न्यूट्रिशन के कोर्सेज हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन का है, कैंसर के साथ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ, तो विभिन्न तरह के कोर्सेज हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक टॉप क्लास अमेरिकन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि डॉक्टर माया एडम्स ये कोर्स ले रही हैं, एनरोलमेंट का जरिया है, क्या कोर्स है, कैसे वो करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन होंगे, ये सब करके मैं एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री ले सकता हूं और ये वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स की डिग्री, आज मैं विभिन्न यूनिवर्सिटी से अक्रॉस द देश और विदेश की यूनिवर्सिटीज जो ये डिग्री ऑफर करती हैं, मैं वहां से एनरोल कर सकता हूं और डिग्री ले सकता हूं। और ये डिग्री वैलिड है आपकी फॉर्मल एजुकेशन की तरह। वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी बात करने का। आज पब्लिक और प्राइवेट दोनों आईटीआईज की हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी परिस्थिति ऐसी हो, आप यूनिवर्सिटी से ना जा सके, आप एक वोकेशनल ट्रेनिंग लें, उसके बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से इसके बारे में आप जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। आज काफी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आज इनफैक्ट प्रॉब्लम ये आ गई है कि कहां से ये जानकारी प्राप्त करें, और अगर मेरा मन है मैं प्राप्त कर सकता हूं। ये सारी जानकारियां आज एक स्टूडेंट और उनके माता पिता के लिए अवेलेबल हैं। और गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज जहां से ये वोकेशनल कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे खादी विलेज कमीशन, नेशनल मैन्युफैक्चर कंपीटिंग काउंसिल, केपाट, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। खादी टेक्नोलॉजी का 9 मंथ का कोर्स है, टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी का 5 मंथ का है। अगेन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है टिपिकली जिनको कोई परिस्थितियां बनती हैं, जो
उस परिस्थितियों में आगे पढ़ नहीं सकते या वेरियस चीजें, और फिर वो बाद में वो फिर आगे पढ़ सकते हैं मूक के जरिए। इनफैक्ट सॉरी वो ओके, हायर एजुकेशन में फॉर्मल वे में अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 54 हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। और इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं आगे जाऊंगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईआईटी है, एनआईटी है, एम्स है, साइंस एजुकेशन की है, और 70 कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां से आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग और ओपन एजुकेशन एक और जरिया है जिसके थ्रू आप एक हायर एजुकेशन की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग के बाद जब मेरे को पीएचडी करने का टाइम आया, मैं पीएचडी करना चाहता था, तो उन्होंने कहा आपने इंजीनियरिंग तो टेक्नोलॉजी में किया है और मैं पीएचडी करना चाहता था ह्यूमैनिटीज में और सोशल साइंसेज में। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा। मैंने कहा आप नहीं दे सकते, तो मैं इग्नू से कर लिया। मैंने इग्नू से पीएचडी किया, आज मैं डॉक्टर हूं। इसी कारणवश काफी लोग हैरान रहते हैं कि आईआईटी के बाद आपने पीएचडी कैसे किया। मैंने कहा मैंने किया, कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू में 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड के। और इग्नू तो जस्ट एक यूनिवर्सिटी है, आज भारत में बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बी.आर. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी राजस्थान, नालंदा यूनिवर्सिटी पटना। ये तो कुछ एक यूनिवर्सिटीज का मैंने जिक्र किया है। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको और यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में भोज यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद में है, मैसूर में है, कोलकाता में है। किसी का माइक ऑन रह गया है। बट अभी भी इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं अपनी 12th कर रहा था तो ज्यादातर पेरेंट्स में यही धारणा थी कि अगर अच्छे नंबर आते हैं स्कूल में तो साइंस लेगा लड़का, अगर बहुत अच्छे नहीं आते तो कॉमर्स, अगर बिल्कुल नहीं अच्छे आते तो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। और ये धारणा अभी भी काफी पेरेंट्स में है, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये गलत धारणा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के बाद, साइंस के बाद मैंने टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी के बाद मैं सोशल साइंस में आया, और आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मीडिया पढ़ा रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, न्यू मीडिया पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा कोई दीवार नहीं है जो आपको रोक सकती है अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। अभी भी जैसे कहा कि ऐसा कोई नहीं है। और मजे की बात यह है, हर चीज के अंदर ये अहम चीज हम भूल जाते हैं कि कहानी इंसानों की है। और जब कहानी इंसानों की है तो आर्ट्स और सोशल साइंसेस कभी जा नहीं सकती। जैसे एक बिजनेस जो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता वो रेस्टोरेंट बिजनेस है, बिकॉज लोगों को खाना है। वैसे टिपिकली सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज कभी फ्लेवर से जा नहीं सकते। टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, साइंसेस में बदलाव आ सकता है, बट ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स एवरग्रीन है। तो ये स्टेम का बहुत ये वर्ड्स यूज होते हैं, जिसको नहीं पता स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। काफी बार पेरेंट्स साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इसलिए करवाते हैं क्योंकि नौकरी मिल जाती है। बट आज ह्यूमैनिटीज में जिस तरह की नौकरियां आ रही हैं, हैरानी की बात है। मतलब इतनी क्रॉस डिसिप्लिन की नौकरियां आ रही हैं। कुछ एक मैं आपको बताता हूं, न्यू फील्ड्स, न्यूरोपैरासिटोलॉजी, परजीवी के तौर पे कैसे मेजबान व्यवहार को बदला जा सकता है। तो ये साइकोलॉजी और पैरासाइट्स का ये न्यू फील्ड ऑफ अध्ययन का नया क्षेत्र है। और यहां पेरेंट्स थोड़ा अटक जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को वही पता है जो उनके समय मैं 20वीं सदी में पला बड़ा हुआ हूं, मुझे 20वीं सदी का पता है, आज 21वीं सदी है और देश और दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है। एक्सोमेट्रोलॉजी, पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह। एक अमेरिकन बिजनेसमैन का मानना है कि अगले 5 साल में
मनुष्य मार्स पे होगा, मंगल ग्रह पे पहुंच जाएगा। क्या क्यों हम इस देश में और ये बातें नहीं कर सकते? हमारे बच्चे भी उतने ही लायक हैं, उतने ही स्मार्ट हैं। एक्सोमेट्रोलॉजी, नया अध्ययन का क्षेत्र। इनफैक्ट मैंने जब देखा कि कितने सारे क्षेत्र हैं, मैंने कहा कुछ एक ले आता हूं, इंटरेस्ट के तौर पे लोग और सर्च कर सकते हैं। न्यूट्रीजेनोमिक्स, पोषक तत्व हमारे जीन को प्रभावित करने के तरीके, जीन्स पे बहुत सारा काम हो रहा है। आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक डॉक्टर ने एक इंसान में एक सूअर का दिल लगाया है। बट इसमें हैरानी की बात नहीं, हैरानी की बात है अमेरिका डॉक्टर से पहले एक इंडिया डॉक्टर ऑलरेडी ये कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक डॉक्टर ऑलरेडी कर चुके थे। वो अलग बात है कि उनको उतना फेम नहीं मिला, आज हम कहते हैं वाह। बट बहुत सारी चीजें इस पे काम चल रहा है। क्लियोडायनेमिक्स, इतिहास के व्यापक सामाजिक तत्व दोनों, अतीत का अध्ययन करना और एक संभावित तरीके से भविष्य की भविष्यवाणी करना। आज इंटरनेट के जरिए हम सब संजय बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बैठ के वहां क्या हो रहा है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आज जब भूचाल आता है तो मैं सबसे पहले ट्विटर पे देखता हूं कि आया है कि नहीं आया, क्योंकि सबसे पहले लोग भागने से पहले ट्विटर पे डालते हैं कि भूचाल आया है। तो हम सब प्रेरणा कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा। तो सिंथेटिक बायोलॉजी, आज बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल पार्ट्स, जैविक भाग बनाए जाते हैं, जैसे ईयर प्लग्स, बॉल्स, हार्ट बॉल्स, ये सब बनाए जा रहे हैं। हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये हो रहा है। ये कोई मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा, ये सब हो रहा है। ये नए अध्ययन के क्षेत्र हैं। कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स, कैसे सोचते हैं उसका विकल्प बनाने के लिए। ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आगे चलते हैं। ह्यूमैनिटीज के कैरियर में कुछ बात करना चाहता हूं। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, अभी हम इनफैक्ट बात कर रहे थे, जो ही ये पेंडेमिक खत्म होगा हमारे पास एक और बड़ी आपदा आने वाली है, मनोवैज्ञानिक आपदा। बच्चों और उनके पेरेंट्स का 2, 2.5, 3 साल से लोग घरों में बैठे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। मानसिक उन पे क्या बीत रही है बच्चों पे जो खेलना चाहते हैं बाहर। साइकोलॉजिस्ट और काउंसल, मनोवैज्ञानिक और सलाहकार, और हमारे देश में बहुत कमी है। एक अगेन बहुत जरूरत है काउंसलर्स की। जैसे आज बच्चों को गाइड करने के लिए कौन से फील्ड में जाना चाहिए, क्या करियर लेना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। बच्चे जिनको मैथ्स से प्रॉब्लम हो रही है वो मैथ्स ले रहे हैं स्कूल में, जिनको बाद में प्रॉब्लम हो रही है। सो एक ये बहुत और मेंटल हेल्थ में, मानसिक स्वास्थ्य में, कॉग्निटिव, क्रिमिनल, चाइल्ड, सोशल, बिहेवियर, स्पोर्ट्स, कैरियर काउंसलर, स्कूल काउंसलर, इन सब की भारत में बहुत आपूर्ति है। बहुत सारे काउंसलर्स की जरूरत है और इतने हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इतने हमारे कॉलेजेस प्रोड्यूस नहीं कर रहे जितनी हमें जरूरत है। लॉयर, कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, डिजिटल लॉ, इतना ज्यादा लॉ के अंदर स्कोप है। फैमिली लॉ, टैक्स लॉ, इंजीनियर में इतना फोकस हो गया, इंजीनियर डॉक्टर में, कि ये सारे इतने सारे प्रोफेशन है जो मिस हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड उभर के आ रहा है। यूएन के अंदर नौकरियां हैं, थिंक टैंक्स के अंदर नौकरियां हैं। क्या होगा, चाइना कैसे सोच रहा है, बांग्लादेश कैसे सोच रहा है, पाकिस्तान कैसे सोच रहा है, अमेरिका कैसे सोच रहा है, कैसे इनके साथ एंगेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय संबंध। इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारी नौकरियां हैं। आज लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, जाने का प्लान करते हैं, लोकेशन मैनेजर्स की जरूरत है, डेकोरेशन मैनेजर्स की जरूरत है। इनके स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, इनके स्पेसिफिक डिग्री डिप्लोमा हैं। होटल मैनेजमेंट, वो समय चला गया जब
कहते थे कि लड़के होटल मैनेजमेंट में, आज लड़के बढ़ चढ़ के होटल मैनेजमेंट में आ रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, कोर्सेज हैं स्पेसिफिक, हाउसकीपिंग, रिसेप्शन, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है मुंबई में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क भुवनेश्वर में, कुछ मैं पिकअप किए हैं अगर आप सर्च करेंगे सामाजिक कार्यों में। और मजे की बात है, इन सब कार्यों में बहुत पैसा है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग और डॉक्टर से ज्यादा पैसा है। और जो भी सोचते हैं पेरेंट्स के सिर्फ इंजीनियरिंग में पैसा है, इन सब फील्ड्स में भी बहुत पैसा है। फैशन बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, फैशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, दुनिया भर में फैशन चेंज हो रहा है। उसका बिजनेस, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, कैसे जो आज जेन जी बोलते हैं नई जनरेशन के लोग, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं। डिजाइन, हर चीजों में अब डिजाइन है। आपके जो एप्स हैं, मोबाइल एप्स, आपका कैसा ऑडिटोरियम डिजाइन होगा, आपका कंपनी कैसे डिजाइन होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, टेक्नोलॉजी है, NIFT है। अगेन बहुत पैसा है इनमें, इन सब फील्ड्स में। विदेशी भाषा, मेरे एक रिलेटिव के लड़के ने बीकॉम किया, उसके साथ साथ फ्रेंच किया। आज फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको एक प्रोफेसर के तौर पे अपॉइंट किया है पेरिस में। वो फ्रेंच स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहा है। क्या फील्ड है विदेशी भाषा। ट्रांसलेटर, फॉरेन कंपनीज जो देश में आती हैं उनको ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है बहुत। जर्मन, कोरियन, चाइनीज, जापानीज, विभिन्न भाषाएं। और बहुत सारे बच्चे भाषाओं में बहुत अच्छे हैं। आपको पूरी डिग्रियां मिलती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूरी आपको BA की डिग्री मिलती है, MA की डिग्री मिलती है, JNU में मिलती है। संगीत, हम भूल जाते हैं कि भारत में संगीत के बहुत सर्वश्रेष्ठ कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रविंद्र भारत यूनिवर्सिटी, जहां आपको BA की डिग्री मिलती है, MA की डिग्री मिलती है। संगीत के साथ साथ कला, ललित कला, दृश्य कला, प्रदर्शन कला, यूनिवर्सिटीज में डिग्री मिल रही है। और ये वैलिड फील्ड्स हैं। काफी पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा म्यूजिक में डिग्री कर रहा है या कला में डिग्री करता है, वो डिग्री थोड़ी है, वो तो एक हॉबी है। ऐसा नहीं है। वो 19वीं व 20वीं सदी का ख्याल है। 21वीं सदी में स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां हर फील्ड को लांग रहे हैं, माप रहे हैं। बिहेवियरल हेल्थ टेक्नीशियन, हेल्थ इंश्योरेंस, ज्यादा से ज्यादा, जैसे पेंडेमिक में, कोविड पेंडेमिक में हेल्थ इंश्योरेंस कैसे आप मापेंगे, कैसे इंश्योरेंस देंगे, कवरेज कैसे करेंगे। नया फील्ड, बिहेवियर हेल्थ टेक्नीशियन। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फील्ड उभर के आ रहा है। वेबसाइट्स बन रही हैं, हैकिंग हो रहा है, मैलवेयर आ रहे हैं। ये शब्द आज बड़े इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट मैं जब अपनी किताब लिख रहा था तो आज अनपढ़ लोग भी एक टर्म जानते हैं जिनका नाम है सर्वर डाउन है। छोटे छोटे गांव में लोग बोलते हैं सर्वर डाउन है, लोगों को पता ही नहीं सर्वर क्या होता है, बट सबकी भाषा में सर्वर डाउन है। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। और जैसे जैसे डिजिटल ज्यादा आ रहा है वैसे साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। मोबाइल एप्स, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल एप्स बन रहे हैं। मोबाइल एप्स विकसित करने के लिए लोगों की जरूरत है। अगर मैं उस दिन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने एक प्रोग्राम किया है बिजनेस ब्लास्टर, जहां बच्चों को वो सीड कैपिटल देते हैं बिजनेस रन करने के लिए, और उन बच्चों ने एप्स बनाए हैं और अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। आज के मैं अपने स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट में बोलता हूं कि अगर आप सोचते हो आप जवान हो, आप देखो आज 9, 10 और 11 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं। बहुत बदलाव आ रहा है। सोशल मीडिया, बजट एनालिसिस, संगठन विभाग के बजट्स कैसे होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में समीक्षा करना, निगरानी करना, फाइनेंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, फाइनेंशियल वित्तीय परीक्षा,
बैलेंस शीट, फाइनेंशियल लॉज, रेगुलेशंस, ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, वो एक पहले था कि सिर्फ सीए बनने का था कॉमर्स के बाद, आज आप इसमें जा सकते हो। एक्चुअली अगेन न्यू प्रोफेशन, गणित और आंकड़ों का उपयोग करके संभावनाओं और जोखिम की घटनाओं, कार दुर्घटना या संपत्ति के नुकसान की तरह मूल्यांकन करना। बहुत सारे ऐसे नए प्रोफेशन कॉमर्स के लिए आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर, निवेश बैंकर, कंपनीज के लिए पैसा की स्थापना, बॉन्ड, स्टॉक, कहां निवेश करना है। ओके, सारांश, स्वाभिमान और गरिमा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ज्ञान और ऑफ कोर्स बेहतर नौकरी, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। बट अगर आप स्वाभिमान और गरिमा की बात करेंगे, बच्चे शायद उसको ज्यादा समझें कि क्यों उच्च शिक्षा में हमें जाना चाहिए। आजकल मूक, डिस्टेंस एजुकेशन, फॉर्मल, वोकेशनल, 4 अलग अलग जरिए हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। स्कॉलरशिप मिलती है, फेलोशिप मिलती है। अगर आपको वित्तीय तकलीफ है, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप, फेलोशिप और ग्रांट्स के जरिए वो हायर एजुकेशन कर सकते हैं। कभी भी आपको वित्तीय तकलीफें आती हैं, पता कीजिए, यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स हैं। विज्ञान, मानविकी, अर्थशास्त्रीय, उसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी में उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि जब उच्च शिक्षा में पैसे लगते हैं, कैसे करें। स्कॉलरशिप और फेलोशिप्स, ग्रांट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट्स देती हैं। एससी, एसटी, इवन इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आई थिंक बोथ मिसेस संगीता सिंह और मिसेस रीता रावत ने बोली थी, बच्चों के साथ एक बारी चर्चा करना, किस चीज में रुचि है। इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं मैं क्या, बच्चे को क्या करना चाहिए। और मैं हर समय उनको कहता हूं, आपने बच्चों से बात की? आप मुझसे मत बात कीजिए, बच्चों से बात कीजिए। मैं शायद जो बताऊं वो आपको बच्चों को पसंद ही ना आए। इनफैक्ट मैं जो बताऊंगा वो शायद पुराना हो। तो बच्चों से बात कीजिए। आजकल बच्चों को काफी कुछ पता है। इनफैक्ट जब भी मुझे तकलीफ आती है, मेरे को कोई चीज पूछना होता है, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ और ज्यादातर काफी स्मार्ट जवाब आते हैं मेरे पास। तो एक तरीके से मैं काफी कनेक्टेड रहता हूँ स्टूडेंट से। बच्चों से चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर जब आप बच्चों से चर्चा करेंगे, एक जो मुठभेड़ का या कॉन्फ्लिक्ट का घर में होता है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि काफी बार पेरेंट्स इंपोज करते हैं, बच्चे रेजिस्ट करते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो बच्चों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनसंचार और पत्रिका अगर आपका बच्चा करना चाहता है या आप करना चाहते हैं, ये मेरी किताब है। इसमें मैंने सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, जो भी कंट्री वाइड देश में सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, सबका कंपाइल किया है। जनसंचार और पत्रिका की किताब है, अमेज़न पे अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। और अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे दिया है, मुझे ईमेल भेजा जा सकता है, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं, abhaychavla910@protonmail। अगर आप एक स्पेसिफिक क्वेरी भेजेंगे मैं उसको रिप्लाई कर सकता हूं। और आई थिंक मैं यहाँ समाप्त करता हूं। कोई सवाल हो, कोई आपके जहन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई भी आप चीज क्लैरिफाई करना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो, प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद सर। सर आपने करियर के मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में तथा पेशे के रूप में विभिन्न आयामों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। चूंकि अब यह प्रश्नोत्तरी का सेशन है, मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि वे आज के विषय पे हमारे मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा उनकी प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कृपया बारी बारी से पूछें, ताकि आपके सवाल पे हम उनके
उस पर उनकी राय ले सके। सो ऑल द स्टेशन आर रिक्वेस्टेड कि किसी भी स्टेशन से कोई भी सवाल है तो आप हमारे मुख्य वक्ता से पूछ सकते हैं। सब जी नमस्कार। जी जीसी चंदौली से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, जीसी चंदौली। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर ये आजकल हम लोगों बच्चा के लिए था ना, ये एथिकल हैकिंग, ओके एथिकल हैकिंग करके एक सब्जेक्ट है। हाँ जी। इनके बारे में बच्चों को थोड़ा से एक मतलब उसका जो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, इनका जो स्टडी करने के लिए ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के तरफ से है क्या, और इसका बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। ओके, हैकिंग जो शब्द है उसका इनफैक्ट 2 महीने में दो मतलब हो जाता है। हैकिंग एक बुरा शब्द भी कहलाया जाता है और एथिकल हैकिंग एक अच्छा शब्द कहलाया जाता है। बट जब भी आप हैकिंग बोलते हैं लोग घबरा जाते हैं। बट एथिकल हैकिंग एक अच्छा शब्द है। एथिकल हैकिंग से क्या होता है कि डिजिटल जो भी डिजिटल इकोसिस्टम होता है या जो भी जैसे सीआरपीएफ की वेबसाइट है। अब सीआरपीएफ की वेबसाइट में अगर मैं चाहूं कि वेबसाइट को चेक करूं कि इसमें कोई हैक तो नहीं कर लेगा, तो और जो भी डिजिटल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं वो एथिकल हैकिंग से सॉल्व होते हैं। तो अब इसके अंदर एक बच्चे को इंटरेस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रोग्रामिंग में। काफी सारे बच्चे जिनको कंप्यूटर्स में और प्रोग्रामिंग में बिना हायर एजुकेशन के स्कूल से ही इंटरेस्ट आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं मूक के अंदर जहां आप ये कोर्स कर सकते हैं। और कोई एक अभी स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है। अगर आप विश्वविद्यालयों की बात करेंगे, ये अब आ रहे हैं कोर्सेज। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी ये कोर्सेज हैं, बट आप मूक के जरिए ये कोर्सेज आपका बच्चा कर सकता है अगर वो किसी के अंडर इंटर्नशिप कर रहे, किसी हैकर के साथ या किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के साथ वो ये इंटर्नशिप करे तो वो आगे बढ़ सकता है और साथ साथ अपने कोर्सेज कर सकता है। एथिकल हैकिंग अच्छी है। इनफैक्ट एथिकल हैकिंग से आज देश और दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे लोग चाहिए जो पता करें कि उनके डिजिटल एसेट्स के अंदर सिक्योरिटी है और इसमें बहुत पैसा है। एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसका नाम है बाउंटी हंटर्स। जैसे एप्पल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लाखों डॉलर देता है एथिकल हैकिंग के लिए। तो एक ये वैलिड ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन है। और अगर बच्चे को इंटरेस्ट है उसको फाइंड आउट कीजिए। अगर क्रॉस वेरीफाई करनी है मुझे ईमेल करिए या क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, कोई और प्रश्न? किसी को कोई भी जहन में कोई प्रश्न उठ रहा हो ह्यूमैनिटीज के बारे में, सोशल स्टडीज के बारे में, कि उसमें कैरियर हो सकता है। इनफैक्ट बहुत कैरियर्स हैं ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में। और अब क्योंकि सोशल साइंसेज के साथ डिजिटल जा रहा है तो एक डिजिटल ह्यूमैनिटीज का नया स्ट्रीम चालू हो गया है जिसमें सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में आ गए हैं। इनफैक्ट मूक के जरिए, हाँ मूक के जरिए आप एक आगे बढ़ा सकते हैं इसको। और कोई प्रश्न, सवाल? एनी स्टेशन और कोई भी सवाल? Yeah, hi. I would like to ask one question. प्लीज। Um, I'll be talking about my own son. My son is doing MA in public policy. I would like to know. I would like to have some clarity about what career options he can look forward to.
public policy is a very in fact it's a greenfield area currently, because सारा जो सरकार देश और इंटरनेशनल का जोर पॉलिसी पे बनता है. इनफैक्ट आप देखेंगे जब भी एक अच्छी पॉलिसी विकसित होती है या आती है, उससे बहुत लाभ होता है सिटीजन. देखिए, मैं जैसे बोल रहा था, कहानी इंसानों की है. आप कुछ भी कर लें, साइंस कर लें, टेक्नोलॉजी कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, कहानी इंसानों की है. जैसे जब हम जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में जब स्टूडेंट से हम बात करते हैं, आप कैसे भी कर लें, कहानी इंसानों की है. और पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है गवर्नमेंट अपने थॉट प्रोसेस को, क्योंकि गवर्नमेंट्स फंक्शन करती है सिटीजन्स के लिए, और वो अपने थॉट प्रोसेस को, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को या इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को पॉलिसी के जरिए सिटीजन्स तक पहुंचाती है. और पॉलिसी के अंदर जितना, और हम देख रहे हैं कि काफी बार पॉलिसी में ही डेफिशिएंसी रह जाती हैं, ज्यादातर डेफिशिएंसीज पॉलिसीज में रहती हैं. तो और आज मैं एक और चीज बहुत अपने स्टूडेंट से बोलता हूं, आप देश को एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री कैसे समझते हैं? आप देश को आप देखिए, इंटरनेशनल पूरा, आप इंटरनेट के सही आप कहीं भी बैठे बात कर सकते हैं. तो आज अगर आप देखें पॉलिसी के तौर पे, आप इंडिया को एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्यों देखते हैं? आप देख सकते हैं कि आज आप सार्क में, साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में आप पॉलिसी ड्राइव कर सकते हैं. इनफैक्ट आप पॉलिसी के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आप थिंक टैंक में जा सकते हैं. बहुत स्कोप है पॉलिसी के अंदर. Okay. Does that mean going into a government job only, or does this course also have any say opening into private sector, or like what are the? There are openings into private sectors, think tanks, multilateral organizations, international organizations, because सारा तो पॉलिसी पे डिपेंड करता है. Yeah, exactly. आज आप वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारा पॉलिसी पे तो चल रहा है कि कैसे पॉलिसी कर रहे हैं वो. एंड पॉलिसी के अंदर तो बहुत स्कोप, बिकॉज आपका जो इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट, स्टेट और सिटीजन पॉलिसी के थ्रू आता है. एंड इट इज believe me, I would rate a policy post graduation higher than a engineering post graduation. और क्योंकि आज मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज को स्पैन करता हूं, मैं देखता हूं कि बहुत, बिकॉज स्टोरी तो ह्यूमन बीइंग की है ना. करेक्ट. और इसमें पैसा भी बहुत है, सेटिस्फैक्शन बहुत है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जिससे मल्टीपल लोगों को बेनिफिट मिलता है, एट द एंड ऑफ द डे, एक आज मैं सबसे मेरे लिए एक रिवॉर्ड ये होता है जब स्टूडेंट वापस आके कहता है थैंक यू सर. तो मैं कॉर्पोरेट में और देखता हूं, और एक एकेडमिशियन की लाइफ में, एक प्रोफेसर की लाइफ में, जब एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ता है या वापस रिप्लाई करता है, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. बहुत अच्छी फीलिंग होती है. थैंक यू सो मच. तो आई थिंक योर सन इज डूइंग वेरी वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और कोई सवाल, कोई भी प्रश्न? जय हिंद सर, जी ग्वालियर. जी पूछिए. जो जैविक क्षेत्र बताया था सर, इसमें हायर एजुकेशन क्या है सर, बता पाएंगे हमें? सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलिए. सर, जो जैविक कृषि बताया था, हाँ जी, जैविक क्या? बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में आ गए हैं सर. जैविक कृषि, जैविक कृषि. ओके, जैविक कृषि. हाँ, इसमें सर हायर एजुकेशन का कोई क्या है सर? जैविक कृषि, देखिए, जो मैंने कृषि विश्वविद्यालयों की बात की थी, कृषि विद्यालयों में इनफैक्ट अगेन जैविक कृषि एक बहुत इम्पोर्टेंट नया एरिया है, क्योंकि आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब लोगों ने
फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए, उससे नुकसान हुआ। जैविक कृषि एक नया एरिया है। कृषि विश्वविद्यालय, अगर आप देखेंगे उनकी वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे या थोड़ा सर्च करेंगे इंटरनेट पे जैविक कृषि के बारे में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में, आपको थोड़ा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे मैं आपको जवाब दे सकता हूं। आसपास अगर पूछेंगे आपको उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ज्यादातर कृषि विश्वविद्यालयों में इसके बारे में आजकल बताया जा रहा है, और कोर्सेज भी हैं, मूक के अंदर कोर्सेज हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? थैंक यू सर। ओके। इनफैक्ट आज सबसे पहले मैं इनफैक्ट सब पेरेंट्स को बोलता हूं, जब भी किसी चीज पे डाउट होता है, एक बारी इंटरनेट पे जाके उसको सर्च करने का। और जैसे मैंने बोला कि हर चीज जो आप इंटरनेट पे देखते हो या सुनते हो या पढ़ते हो, वो जरूरी नहीं आर्यमान, सत्य हो। मैंने अभी एक लिंक भेजा है सिटी क्लान पे, क्रॉस देख जरा उसको 54 मिनट्स पे। उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए एक बारी। और कोई प्रश्न, कोई सवाल? मैंने तो म्यूट किया था पहले अपने आप। और कोई स्टेशन से कोई सवाल? सर एक कॉमन सवाल मैं करना चाह रहा था। वैसे तो ये हायर एजुकेशन के किसी फील्ड से नहीं है, लेकिन आज के जो सर जो पैंडेमिक सिचुएशन जिससे हम गुजर रहे हैं, अभी एक रेनाउंड आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का स्टेटमेंट में कहीं देख रहा था। उनका कहना था कि पैंडेमिक टाइम में क्योंकि बच्चे चाहे हायर एजुकेशन वाले भी हैं जो स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, और पिछले 1.5 साल से जो स्थिति हमारी बनी हुई है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस 1.5 साल में जो एक गैप बना है वर्चुअल क्लासेज का, उसके कारण हम 3 साल पीछे हो जाएंगे कहीं आने वाले समय में। तो इसमें एज ए मोटिवेशन आपकी क्या विजन है? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे जो भी लिसनर्स व्यूअर्स हैं सर? मैं इनफैक्ट ये कोर्स होने से पहले यही बात कर रहा था। पेंडेमिक अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, जैसे हमने पहला पेंडेमिक देखा था 1918 का, 3 साल लगे थे, उसको हम लेके चले तो 3 साल, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल जो भी होगा, पेंडेमिक खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद एक नया आपातकालीन सिचुएशन ये आएगी कि 3 साल जो घर में बैठे हुए हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स, एक सिचुएशन वहां आएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बातचीत बच्चों से करते रहना, ये देखते रहना कि कोई अनयूजुअल बिहेवियर ना हो बच्चों में, और उनको ये जरूर जैसे आज 12 से 15 के बीच में वैक्सीनेशन लग रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाएं, उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बाहर निकालें कि वो खेलें, कुछ और ऑल्टरनेट करें। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स पे ये प्रेशर आएगा कि बच्चों को साथ साथ बात करते रहें और उनको देखते रहें, बिकॉज ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, इसके रैमिफिकेशंस होंगे और मानसिक रैमिफिकेशंस होंगे। पढ़ाई का तो जो रैमिफिकेशन है वो है, बट साथ साथ ये मानसिक रैमिफिकेशंस होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये परिवार ही कर सकता है, ये और कोई नहीं कर सकता। आप किसी और के पास, कोई टीचर नहीं कर सकता। आज मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, मैं उनसे बस उतनी ही बात कर सकता हूं जितने टाइम तक मैं उनके साथ हूं। उसके बाद पेरेंट्स हैं, माँ है, बाप हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और आपको कंटिन्यूअसली उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे और कर सकते हैं। बच्चों से बात करना थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू सर। और
और किसी स्टेशन से अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं सारे स्टेशन आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य में भी अगर, चूंकि प्रोफेसर हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने मेल आईडी भी हमें शेयर किया है, तो अपने कैरियर काउंसलिंग से या आपके और भी कोई सवालात ऐसे होते हैं तो कावा के मेल आईडी से भी आप अपने सवाल बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं, ताकि उन सवालों पे हम प्रोफेसर साहब से उनसे उनकी राय लेके हम आपको इत्तला कर सकते हैं। और उन्होंने साथ में खुद का भी उन्होंने कॉन्टेक्ट डिटेल अपना दिया है और साथ में मेल आईडी भी शेयर किया है। तो आप सभी पेरेंट्स से भी आग्रह है, आपके बच्चे जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी, कि इस तरह किसी भी परामर्श की अगर उन्हें आवश्यकता होती है तो वो कृपया वो सवाल अपने हम कावा के मेल आईडी के माध्यम से भी और सर के माध्यम से भी आप उस पर अपनी उनकी राय ले सकते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रोग्राम के आखिरी में इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती नीलम सिंह, पत्नी श्री पीके सिंह, एडीजी सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर से, कि वो अध्यक्षा कावा की तरफ से आज के मुख्य व्याख्याता को कावा की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। ओवर टू कादरपुर। Thank you very much. थैंक यू मैम। प्रोग्राम के समापन की घोषणा के पहले चूंकि हमारे जितने भी रीजनल कावा के स्टेशन जुड़े हुए हैं उनसे एक अनुरोध है कावा परिवार की तरफ से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कावा अपनी एक एनुअल मैगजीन 2022 को प्रकाशित करने जा रही है और उसमें पूरे भारत से जिन लोगों के भी परिवारजनों, उनके बच्चों के द्वारा जो हमें लेख मिले, कविता मिले, जो भी संग्रह हमने करके उसको फाइनल रूप दे दिया है। लेकिन इस बार के प्रकाशन के पहले कावा अध्यक्षा की यह इच्छा थी कि कावा की जो मैगजीन है उसका जो कवर पेज बने वो हमारे सीआरपीएफ परिवार के ही किसी सदस्य के द्वारा वो डिजाइन किया हो। तो मैगजीन कमेटी चेयरपर्सन की तरफ से ये प्रस्ताव और एक मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। मैं पुनः यहाँ से दोहराना चाहता हूं कि कावा मैगजीन 2022 के कवर पेज के लिए आपके द्वारा खुद के द्वारा डिजाइन कोई एक पेज आमंत्रित है और उस पेज में जो सब्जेक्ट होंगे वो समाहित होंगे, जो कावा की एक्टिविटीज है, जो उससे जुड़े हुए स्कीम्स है, जो हम सीआरपीएफ के वेलफेयर, उनके फैमिली के वेलफेयर के लिए करते हैं, इन सारे थीम्स को ध्यान में रखते हुए और जो पैरामीटर्स उसमें दिए हुए हैं कि किस साइज के और किस तरह के डिजाइन चाहिए, तो वो कृपया 6 फरवरी तक जो मेल आईडी दिया हुआ है sanidhyamagazinecover@gmail.com पे कृपया उसमें आप भेज दें और जो चुनिंदा कवर होगा उसको प्रकाशित किया जाएगा और साथ में उसका नाम भी उस पर अंकित होगा और उसकी विशेष सराहना और उसको विशेष पुरस्कृत कावा अध्यक्षा की तरफ से भी किया जाएगा। तो एक बार फिर से आपसे सबसे अनुरोध है कि कृपया आपके बच्चे या जो भी सीआरपीएफ फैमिलीज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, कावा के लिए एक ऐसी पेज, कवर पेज को डिजाइन करें। कार्यक्रम के अंत में मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने तथा इसे सफल बनाने हेतु पुनः आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह मैम, अध्यक्षा कावा, सभी जोनल हेड्स कावा, सीईसी के सभी सम्मानित सदस्याएं, अधिकारीगण, डॉक्टर अभय चावला, सभी रीजनल कावा हेड्स, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण देख रहे हैं तमाम सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का कावा परिवार आभार व्यक्त करता है। विशेष आभार सीआरपीएफ के टेक्निकल विंग को भी, जिनके सहयोग से पूरे कार्यक्रम का प्रसारण सुचारू रूप से हो सका। हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर अभय चावला द्वारा उच्च शिक्षा विषय पर दी गई जानकारी आने वाले युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने अनुभव हमसे साझा किए तथा बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान की। इसके लिए आपका बहुत ही आभार एवं धन्यवाद। अंत में कावा परिवार आप सभी का इस कोविड की विभीषिका में स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने की कामना करता है। पुनः आभार, शुक्रिया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।